बात करेंगे कौटिल्य पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र शब्द से तो ऐसा लगता है कि इसका संबंध धन संपदा से हो, लेकिन इसका संबंध धन संपदा से नहीं है। इसका संबंध, जो अर्थशास्त्र का संबंध है, मुख्य रूप से राजनीति से है, राजनीति से। अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, ये जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 6000 श्लोक हैं, 15 इसमें अधिकरण हैं, संस्कृत भाषा है, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो चाणक्य, चाणक्य, इनका नाम ही कौटिल्य है और इनका नाम ही विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के संबंध में और यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्यकालीन शासक के बारे में नहीं बताया गया है, शासक के बारे में नहीं बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्यकालीन शासक का नाम नहीं आया है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो चाणक्य थे, ये चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के कौन थे? प्रोफेसर थे। अर्थशास्त्र में जो विश्वविद्यालय है, ये 3 मंजिला विश्वविद्यालय था उस समय, 3 मंजिला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की जो तीसरी मंजिल थी, तीसरी मंजिल, उसको धर्मगंज नाम से जाना जाता था, धर्मगंज नाम से जाना जाता था। ये बात हमें याद रखनी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो बातें नहीं बताई वो बात हमें याद रखनी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सैन्य प्रशासन के बारे में नहीं बताया, सैन्य प्रशासन के बारे में नहीं बताया। सैन्य प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज बताएगा, सैन्य प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने नहीं बताया। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन के बारे में भी नहीं बताया। अर्थशास्त्र के संबंध में यदि बात करें, यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। जो मूल प्रति है, इसकी मूल जो किताब है, मूल किताब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर श्याम शास्त्री जी हुए हैं, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र को 1909 में अर्थशास्त्र को प्रकाशित कराया। अर्थशास्त्र को 1909 में क्या कराया? प्रकाशित कराया। अर्थशास्त्र की जो शैली है, अर्थशास्त्र की शैली अन्य पुरुष शैली है, थर्ड पर्सन शैली है, अन्य पुरुष शैली है। इसका मतलब अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि ये करना चाहिए, थर्ड पर्सन शैली है, अन्य पुरुष शैली है। इस शैली को महाभारत शैली भी कहते हैं, महाभारत शैली भी कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। अर्थशास्त्र में जो भी बात बताई गई है, राजा के लिए बातें बताई गई है। एक राजा को
एक राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी बातों को याद रखना चाहिए, एक राजा को कौन सी बातों का पालन करना चाहिए, एक राजा को अपनी जनता की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, एक राजा का क्या धर्म होता है, ये सब बातें अर्थशास्त्र में बताई गई है। अर्थशास्त्र में एक राजा को विदेश नीति कैसी रखनी चाहिए, अर्थशास्त्र में यह भी बताया गया है कि एक राजा अन्य देशों से किस प्रकार के संबंध रखे, एक देश दूसरे देश से किस प्रकार के व्यापार रखे, ये सभी बातें अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। अर्थशास्त्र जो है वह भारतीय राजनीति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसी कारण कौटिल्य को भारत का मैकावली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है, मैकावली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में राजा के लिए, जो राजा है उस राजा के लिए एक मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद, राजा के लिए एक मंत्री परिषद होता था। और मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे, मंत्री तीर्थ कहलाते थे। मंत्री क्या कहलाते थे, तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में जो मंत्री हैं वो मंत्री तीर्थ कहलाते थे। और इन तीर्थ, ये तीर्थ अब वर्तमान के जो मंत्री हैं ये तो निर्वाचित होके आते हैं, वर्तमान के जो मंत्री कैसे आते हैं, निर्वाचित होकर। लेकिन जो अर्थशास्त्र के अनुसार जो मंत्री होते थे, ये मंत्री एक परीक्षण द्वारा, एक परीक्षण होता था और उस परीक्षण का नाम है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण के आधार पर ही मंत्री यानी तीर्थ बनते थे और ये तीर्थ क्या बनते थे, मंत्री परिषद में नियुक्त होते थे। यह अर्थशास्त्र की मंत्री परिषद की प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र में जो अधिकरण है 15, उन 15 अधिकरणों में एक छठा अधिकरण और सातवां अधिकरण हमें याद रखना है। छठे अधिकरण को, जो छठा अधिकरण है, छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि एक राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य या राजा, राजा, राज्य या राजा, राजा के 7 अंग होते हैं। 7 अंग उसी प्रकार है जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार एक राजा के, जो एक राज्य है उस राज्य के 7 अंग होते हैं। यदि ये 7 अंगों में कोई भी विकृत अंग है तो वह राज्य पूरा राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार राजा के लिए छठे अधिकरण में, यानी राज्य के लिए छठे अधिकरण में सप्तांग यानी 7 अंग बताए गए हैं। जो 7 अंग हैं वो सबसे पहला अंग, राज्य का जो पहला अंग है, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य का जो पहला अंग है, राज्य का पहला अंग बताया गया है राजा। राजा पहला अंग है राजा। राजा को हमारे मस्तिष्क के बराबर बताया गया है कि जैसे एक मानव का मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार राजा एक राज्य का मस्तिष्क होता है। दूसरा जो अंग बताया है वह बताया है अमात्य। अमात्य, अमात्य कहते थे उस समय मंत्री को, वर्तमान में जिनको मंत्री कहते हैं, उस समय अमात्य जो होता था वो मंत्रिमंडल के बराबर होता था। और अमात्य को हमारे शरीर की आंख के समान बताया गया है अर्थशास्त्र कि जिस प्रकार हमारे शरीर में आंख का कार्य होता है, वही कार्य राज्य में अमात्य यानी मंत्री का कार्य होता है। अर्थशास्त्र में छठे अधिकरण में राज्य के 7 सिद्धांत बताए गए, 7 अंग बताए गए। वो अंग हमारे शरीर के समतुल्य बताए गए, हमारे शरीर के समान बताए गए हैं। तीसरे अंग की बात करें, तीसरा अंग है जनपद। जनपद, जनपद का मतलब है, जनपद का मतलब है राज्य। राज्य का मतलब है एक क्षेत्र, एक भूमि, एक क्षेत्र, ये एक या भूमि। तो जनपद है वो अर्थशास्त्र में जनपद को हमारी जंगा के बराबर बताया गया है, जंगा के बराबर बताया गया है। अर्थशास्त्र में जो चौथा अंग बताया है वह है दुर्ग। दुर्ग जो है वह हमारी बाह, भुजा के बराबर है।
अर्थशास्त्र में जो पांचवा अर्थशास्त्र में जो पांचवा अंग बताया गया है, अर्थशास्त्र में जो राज्य का पांचवा अंग बताया गया है वो बताया गया दंड। दंड का मतलब है सेना। दंड का मतलब क्या है? सेना। और सेना की जो तुलना अर्थशास्त्र में सेना की तुलना जो सेना की तुलना है वह मुख से की गई है। किससे की गई है? मुख से। अर्थशास्त्र में जो छठा अंग बताया गया है, छठा अंग बताया गया है कोष। कोष का मतलब होता है धन। कोष का मतलब क्या होता है? धन। और धन का शरीर के साथ रखा गया है सिर से, कि धन सिर होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में सिर होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए धन भी आवश्यक है, जिस प्रकार हमारे लिए सिर आवश्यक है। लास्ट में अंतिम जो अर्थशास्त्र में अंतिम अंग जो बताया गया है वह बताया गया है मित्र। वह बताया गया मित्र, और मित्र का मतलब है हमारे कान, यानी हमारे अच्छे मित्र होने चाहिए। जिस प्रकार हमारे कानों का कार्य है, उसी प्रकार राज्य के लिए मित्रों का कार्य होता है। ये अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। छह अंग बताए गए, 7 अंग बताए गए हैं छठवें अधिकरण में अर्थशास्त्र की। आगे बात करें हम, अगला 7वां अधिकरण है। 7वें अधिकरण में साध्य गुण नीति के बारे में बताया गया है। साध्य गुण नीति के बारे में बताया है 7वें अधिकरण में। और साध्य गुण नीति का मतलब है विदेश नीति। विदेश नीति यानी एक राजा को किस प्रकार की विदेश नीति रखनी चाहिए, एक राजा को किस प्रकार से विदेशों के साथ संबंध रखने चाहिए। ये अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में बताया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। आगे यदि हम बात करें, अर्थशास्त्र के अनुसार इस समय जो मुद्राएं प्रचलन में थी भारत में, मुद्राएं 3 प्रकार की मुद्राएं थी इस समय, और तीनों प्रकार की मुद्राओं का अलग अलग काम था। साधारणतः लेन देन के लिए जो मुद्रा का प्रयोग किया जाता था उसको कहते हैं पर्ण मुद्रा थी। यह पर्ण धरण भी कहलाती थी। पर्ण मुद्रा को धरण भी कहा जाता था, और इसको ही कारसापर्ण भी कहा जाता था। ये चांदी की मुद्रा होती थी। कैसी होती थी? चांदी की मुद्रा। ये साधारणतः लेन देन में काम आती थी। ये बात हमें याद रखनी है कि जो पर्ण धरण कारसापर्ण ये मुद्रा है, ये चांदी की मुद्रा होती थी, और ये साधारणतः किसमें काम लिए जाते थे? ये लेन देन में, आपसी जो लेन देन होते हैं उन लेन देन में इनको काम में लिए जाते थे। अगली जो मुद्रा थी इस समय, जो दूसरी मुद्रा निष्क थी। ये मुद्रा विदेश व्यापार में काम आती थी। निष्क, और यह सोने की मुद्रा होती थी। यदि विदेश में जो व्यापार करने हैं, विदेश में जो व्यापार होगा, विदेश में जो लेन देन होगा, वो निष्क से होता था इस समय अर्थशास्त्र के अनुसार। इसी समय जो तांबे की मुद्रा होती थी, तांबे की मुद्रा मशक कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मशक। तांबे की जो मुद्रा थी वह मशक कहलाती। अर्थशास्त्र में विभागों की बात करें तो 26 प्रकार के विभाग थे इस समय। 26 प्रकार के विभाग थे। अलग अलग विभागों का अलग अलग कार्य था। अर्थशास्त्र में इन 26 प्रकार के जो विभाग थे, इन विभागों का एक एक अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार एक एक अध्यक्ष होता था, और यह अध्यक्ष अर्थशास्त्र के अनुसार मजिस्ट्रेट कहलाया। यह अध्यक्ष अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र में यह अध्यक्ष क्या कराता था? मजिस्ट्रेट। यानी 26 प्रकार के विभाग थे, और 26 प्रकार के विभागों का अलग अलग अध्यक्ष होते थे, और वे अध्यक्ष क्या कहलाते थे? मजिस्ट्रेट कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के तीर्थ थे। 18 प्रकार के क्या थे? तीर्थ का मतलब क्या है?
तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब है मंत्री। इस समय 18 प्रकार के मंत्री थे। इन मंत्रियों में 3 प्रमुख मंत्री थे। इन मंत्रियों में 3 प्रमुख मंत्री थे जो हमें याद रखने हैं। पहला है पुरोहित। पुरोहित, पहला है पुरोहित, पहला है पुरोहित। दूसरा जो मंत्री है वह समाहर्ता, समाहर्ता। तीसरा जो मंत्री है वह है सन्निदाता, सन्निदाता, सन्निदाता। पुरोहित का मतलब होता था प्रधानमंत्री। इस समय पुरोहित होता था प्रधानमंत्री, और समाहर्ता ये होता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री समाहर्ता होता था राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, विभाग का मंत्री, राजस्व विभाग का मंत्री। समाहर्ता। सन्निदाता जो होता था कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का मतलब है यहाँ वित्त मंत्री। ये 3 प्रमुख मंत्री थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। इस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि एक राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होने चाहिए, और दोनों प्रकार के न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा, जो प्रदेष्टा न्यायालय था, यह प्रदेष्टा न्यायालय ये फौजदारी के जो मामले होते थे, फौजदारी के जो मामले थे, वो फौजदारी के मामले जो प्रदेष्टा नामक न्यायालय था, उस न्यायालय में फौजदारी के जो मामले होते थे, प्रदेष्टा नामक न्यायालय में उनको सुलझाया जाता था। अगला जो न्यायालय था वह था व्यवहारिक। अगला जो था व्यवहारिक था। इस न्यायालय में जो दीवानी प्रकार के जो मामले होते थे, उन मामलों का सुलझावा अर्थशास्त्र के अनुसार इसमें किया जाता था। अर्थशास्त्र में जो 2 प्रकार के न्यायालय थे, 2 प्रकार के जो न्यायालय थे प्रतिष्ठा और व्यवहारिक थे। अर्थशास्त्र के अनुसार यह भारतीय इतिहास में, अर्थशास्त्र जो है ये भारतीय इतिहास में ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें गुप्तचर विभाग की, गुप्तचर विभाग यानी गुप्तचरों के बारे में बात की गई है। तो पहला ऐसा ग्रंथ है अर्थशास्त्र जिसमें गुप्तचरों के बारे में बताया गया है, गुप्तचरों को उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर हैं वो गुप्तचर गूढ़ पुरुष कहलाए, गूढ़ पुरुष कहलाए। अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे वो गुप्तचर क्या कहलाए? गूढ़ पुरुष कहलाए। क्या कहलाए? गूढ़ पुरुष कहलाए। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर थे इस समय। पहला जो गुप्तचर था वो था संस्था, पहले गुप्तचर का नाम था संस्था, और जो दूसरा गुप्तचर था वो था संचारा। ये दोनों प्रकार के, संस्था का मतलब है यहाँ ऐसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर जानकारी प्राप्त करते थे, एक जगह रहकर जानकारी इकट्ठा करते थे, वो संस्था कहलाते थे। और ऐसे गुप्तचर जो जगह जगह घूमकर, इधर उधर घूमकर जानकारी प्राप्त करके राजा तक पहुंचाते थे, वो गुप्तचर संचारा गुप्तचर कहलाए। ये बात हमें याद रखनी है। अर्थशास्त्र में अगली जो बात बताई गई है, आर्य शब्द है, अर्थशास्त्र में आर्य शब्द शूद्रों के लिए भी प्रयोग किया गया है। यानी अर्थशास्त्र प्रथम ऐसा ग्रंथ है जो शूद्रों को भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार देता है, शूद्रों को भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार देता है। अर्थशास्त्र प्रथम एक ऐसा ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के अनुसार भारतीय समाज इस समय 4 भागों में विभक्त था। भारत का जो समाज था, भारत का समाज 4 भागों में
भागों में विभक्त था। पहला जो है वो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये भारतीय समाज चार वर्गों में यानी चार भागों में विभक्त था अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी इस समय, और अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में इस समय दास प्रथा प्रचलन में थी और 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में जो युद्ध के प्रकार थे, युद्ध के प्रकार 3 बताए गए हैं। 3 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। 3 प्रकार के क्या बताए गए? युद्ध बताए गए। पहला है प्रकाश युद्ध। पहला जो युद्ध है वह है प्रकाश युद्ध। दूसरा जो युद्ध है वह है तुष्णी युद्ध। तीसरा जो है वह कूट युद्ध। ये 3 प्रकार के अर्थशास्त्र में युद्ध बताए गए हैं। पहला जो युद्ध प्रकाश युद्ध है, प्रकाश का मतलब है जो आमने सामने युद्ध लड़े जाते हैं, आमने सामने होकर जो युद्ध लड़े जाते हैं वो प्रकाश युद्ध कहलाते हैं। और छल और कपट के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे उनको तुष्णी युद्ध कहते थे, और कूटनीति के आधार पर जो युद्ध लड़े जाते थे उनको कूट युद्ध कहते थे। इस प्रकार ये अर्थशास्त्र में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगली जो पुस्तक है मौर्य काल से संबंधित, वह है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका। इस पुस्तक में भी मौर्य काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।